हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से इस बुक को आप डाउनलोड कर लें और ये लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स में और क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। You saw in chapters 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। चैप्टर 2 में हम लोगों ने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। फिर जब चैप्टर 3 में गए तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन के बारे में पढ़ा। फिर चैप्टर 4 में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन के बारे में पढ़ा था। Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. देखिए, ये जो राज्य थे, ये जो साम्राज्य थे, इनका उत्थान और पतन तो चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ नए कलाकृतियां, नए शिल्प और प्रोडक्शन एक्टिविटीज मतलब कि उत्पादक गतिविधियां भी फल फूल रही थी नगरों में और गांव में। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. देखिए इस चीज को समझते हैं। देखिए ये जो चोल वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, या दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, या मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, ये किसी एक साल में घटित घटनाएं नहीं है। इस इन सारी घटनाओं को घटने में बहुत सदियां लगी हैं, और इतने लंबे अंतराल में पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे, सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहे थे और आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहे थे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। बट सोशल चेंज was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन था वो हर जगह बराबर नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग जगहों पर विकसित हुए थे और अलग अलग तरीकों से। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. देखिए उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में सोसाइटी पहले से ही डिवाइडेड था, विभाजित था वर्ण के नियम के अनुसार। जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। These rules, as prescribed by the Brahmins, were accepted by the rulers of large kingdoms. ये जो नियम थे ये ब्राह्मणों द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए थे, सुझाए गए थे, और इन नियमों को बड़े राज्यों के जो शासक थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था, स्वीकारा था, क्योंकि इससे जो ब्राह्मण वर्ण था और जो क्षत्रिय वर्ण था वो डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाते, वे सुपीरियर हो जाते वैश्य और शूद्र की तुलना में। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। देखिए जो डिफरेंस था, जो अंतर था हाई और लो में, ऊंच और नीच में, वो बढ़ता चला गया, और जो अमीर और गरीब में भी जो डिफरेंस था वो भी बढ़ता चला गया। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स, दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल
हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। देयर वेयर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। देखिए उस वक्त कुछ दूसरे तरह के समाज भी मौजूद थे। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins, nor were they divided into numerous unequal classes। देखिए उस वक्त उपमहाद्वीप में बहुत सारे ऐसे समाज थे जो कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों को और रिचुअल्स को, मतलब कि रूल्स को और कर्मकांडों को फॉलो नहीं करते थे, और ना ही वे अनइक्वल क्लासेस में, मतलब कि असमान वर्गों में डिवाइडेड थे, विभाजित थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। ऐसे ही समाज को ट्राइब कहा गया है, जनजातियां कहा गया है। और जनजातीय समाज जो है वो समता मूलक होता है, उसमें समानता बहुत ज्यादा होती है। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वे आर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। ट्राइब के जो सदस्य हैं वो किनशिप बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किनशिप बॉन्ड का मतलब है कि जो सदस्य हैं उनका ओरिजिन सेम है, और ये ब्लड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन ये ब्लड बॉन्ड सिर्फ इमीडिएट ब्लड बॉन्ड नहीं होते, मतलब कि सिर्फ पिता पुत्र नहीं होते। इनकी पूरी फैमिली, इनका पूरा खानदान एक बॉन्ड से बंधे होते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। देखिए बहुत सारे जनजाति ऐसे थे जिनकी आजीविका खेती से चलती थी। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। अदर्स वेयर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। कुछ ट्राइब के लोग हंटर और गैदरर थे, मतलब कि वे शिकार भी करते थे और खाद्य संग्रह भी करते थे। और कुछ लोग पशु भी पालते थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived। ये लोग जिन क्षेत्रों में रहते थे वहां मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन का पूरा इस्तेमाल करने के लिए वे इन एक्टिविटीज को कंबाइन कर देते थे। मतलब कि वे शिकार भी करते थे, वे खाद्य संग्रह भी करते थे, वे पशु भी पालते थे और वे खेती भी करते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ट्राइब्स नोमैडिक होते थे, मतलब कि खानाबदोश होते थे, और वे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, मतलब कि घूमते रहते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these among households according to its own rules। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब कि जनजातीय समूह, भूमि पर और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और इनका विभाजन परिवारों में कैसे होगा वे अपने ही नियम के अनुसार करते थे। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और वे अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। मेनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different parts of the subcontinent। उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में ट्राइब्स फले फूले थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट्स, हिल्स, डिजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। ये लोग जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, रेगिस्तानों में रहते थे, और ऐसी दुर्गम जगहों पर रहते थे जहां पे कि पहुंचना मुश्किल होता था। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। देखिए ट्राइबल सोसाइटीज में और कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट भी होते थे, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में समानता थी, वही कास्ट बेस्ड सोसाइटी में ऊंच नीच और अमीर गरीब होते थे। इन दोनों सोसाइटीज के रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग अलग होते थे, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट भी होता था। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture। देखिए बहुत सारे तरीकों से इन ट्राइब्स ने अपनी स्वतंत्रता को
बरकरार रखा था और अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करके रखा था, बचाए रखा था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। देखिए, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी वो नगरों में रहती थी, और ये जो ट्राइबल सोसाइटीज थी ये आसपास के जंगलों में रहते थे। तो ये लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते थे, मतलब निर्भर भी होते थे, क्योंकि मान लीजिए नगरों में रहने वाले लोगों को फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए होता था, तो ये ट्राइबल लोग ही उनको वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाके देते थे। तो इस तरह से वे एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। दिस रिलेशनशिप ऑफ conflict एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली caused both societies to change। देखिए, जब कन्फ्लिक्ट हुआ या डिपेंडेंसी होगा तो एक दूसरे पे ये अपना प्रभाव छोड़ेंगे, तो दोनों सोसाइटीज में चेंज मतलब कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु वेयर ट्राइबल पीपल। जनजातीय लोग कौन थे? Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes। देखिए, जो कंटेम्पररी हिस्टोरियंस थे मतलब कि जो समकालीन इतिहासकार थे और जो यात्री थे, वो इन ट्राइब्स के बारे में, जनजातियों के बारे में बहुत ही कम जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि जो समकालीन इतिहासकार थे वो नगरों में रहते थे, और जो यात्री थे वो भी इन्हीं नगरों में आते थे, वहीं पे घूमते थे और वहीं का विवरण देकर वापस चले जाते थे। इसी वजह से इन ट्राइब्स के बारे में हमारे पास बहुत ही कम जानकारी है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। A few exceptions apart, tribal people did not keep written records। अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ देते हैं, तो जो जनजातीय लोग थे वो लिखित दस्तावेज मतलब कि रिटन रिकॉर्ड्स भी नहीं रखते थे। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। मगर ये ट्राइबल पीपल अपने कस्टम्स को मतलब कि अपने रीति रिवाजों को और मौखिक परंपराओं को मतलब कि ओरल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। दीज वेयर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। ये जो इनके रीति रिवाज थे और जो मौखिक परंपराएं थी, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती रहती थी। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। जो आज के जो इतिहासकार हैं वो इन जनजातियों के ओरल ट्रेडिशंस को मतलब कि मौखिक परंपराओं को इस्तेमाल करके उनके इतिहास को लिख रहे हैं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए, उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र में हमें जनजातीय लोग, ट्राइबल पीपल मिलते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। देखिए, इन ट्राइबल पीपल का जो एरिया था, क्षेत्र था, और इनका जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, समय के साथ साथ बदलता रहा है। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज। जो पावरफुल ट्राइब्स होते थे वो बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण अपना रखते थे। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। इन पंजाब, द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरीज। पंजाब में खोखर ट्राइब 13th और 14th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मतलब कि प्रभावशाली हो गई थी। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। लेटर द गखर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। देयर चीफ कमाल खान गखर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाई एम्परर अकबर। पंजाब में ही खोखर ट्राइब के बाद गखर लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, और अकबर ने गखर लोगों के मुखिया कमाल खान गखर को मनसबदार बनाया था। यहाँ बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इन मुल्तान एंड सिंध, द लंघास एंड अरघुन्स
डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वेर सबड्यूड बाई द मुगल्स। देखिए, लंगा और अरगुन लोग मुल्तान और सिंध क्षेत्र पर डोमिनेट करते थे, फिर बाद में मुगलों ने उनको अपने अधीन कर लिया। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। देखिए, ये तीनों पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। आपको ट्राइब का नाम और वो एक कहाँ रहते थे, इसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि होकर ट्राइब कहाँ रहती थी, तो उसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ऐसे ही करके आपको सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। The Balochis were another large and powerful tribe in the northwest. They were divided into many smaller clans under different chiefs. बलोचीज नॉर्थ वेस्ट में रहने वाली एक बहुत ही पावरफुल ट्राइब थी और वे छोटे छोटे क्लैंस में मतलब कि कुलों में बटे हुए थे, जिनके की अलग अलग चीफ्स होते थे, मुखिया होते थे। देखिए, क्लैन क्या होता है? परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलूच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। इन दी वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेपर्ड ट्राइब्स ऑफ गड्डीज। वेस्टर्न हिमालय में शेपर्ड ट्राइब रहते थे जिनका नाम था गड्डीज। पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. उपमहाद्वीप के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे भी ट्राइब्स रहते थे, जैसे कि नागाज हो गए, अहोम्स हो गए। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। देखिए, ये पॉइंट्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोगों ने क्लैन को पिछले ही स्लाइड में अच्छे से समझ लिया है, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। क्लैन, कुल। अ क्लैन इज a group of families or households claiming descent from a common ancestor. परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। हम लोगों ने किनशिप के बारे में स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझ लिया था। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, चेरो chiefdoms had emerged by the 12th century. देखिए, आज का जो बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र है, वहां पे 12th सेंचुरी में चेरो chiefdoms मतलब कि चेरो लोगों का उदय हुआ था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। अकबर के जो फेमस जनरल थे, जो सेनापति थे राजा मान सिंह, उन्होंने चेरों पर अटैक किया था 1591 में और उनको परास्त किया था। बादशाह बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. देखिए, चेरो लोगों को लूटकर उनसे बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको पूरी तरह सबड्यू मतलब कि अधीन नहीं बनाया गया था। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। अंडर औरंगजेब, मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेनाओं ने चेरो लोगों के किलों पर हमला किया और इस ट्राइब को अपने अधीनस्थ कर लिया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। The Mundas and Santhals were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. देखिए, बिहार और झारखंड वाले इलाके में मुंडा और संथाल जनजाति भी रहते थे और वे उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र में भी रहते थे। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to Kolis and Berads and numerous others. देखिए, कोलीज और बेराद ट्राइब जो है वो महाराष्ट्र के पहाड़िया और कर्नाटक में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़िया, कोली और बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे।
कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात। कोली गुजरात के भी कई इलाकों में रहते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। फर्दर साउथ देयर वेयर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेतर्स, मारावार्स एंड मेनी अदर्स। फिर अगर हम लोग दक्षिण में देखें तो वहां पे भी बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते थे, जैसे कि कोरागा हो गए, वेतार हो गए और मारवाड़ हो गए। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर और मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। देखिए ये भी सारे पॉइंट्स आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भील लोग रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार। देखिए 16वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत सारे भील लोग कृषक बन गए थे और कुछ उसमें से जमींदार भी बन गए थे। 16वीं सदी का अंत आते आते उसमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। मेनी भील क्लैंस नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। बहुत सारे भील क्लैंस अभी भी हंटर गैदरर ही बने रहे थे, मतलब कि शिकारी और खाद्य संग्राहक बने रहे थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। द गोंड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में गोंड लोग रहते थे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये मैप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो भी ट्राइब है, आपको ये पॉइंट आउट करना है कि वो कहाँ पे रहते हैं। आपको ये चीज याद करना है, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन में ये चीज मैप बना के पूछ लिया जाए। ये रहे आपके खोखर्स, यहाँ पे आपके गखर्स, ये रहे आपके बलोचीस, लंघास, अरघुन्स, यहाँ पे आपके हैं भील्स, कोलीस, ये रहे आपके कोराग्स, वेतर्स, मारावार, होन्स, कोयाज, ये रहे आपके संताल्स, मुंडास, ये रहे आपके चेरोज, फिर इधर है आपके अहोम्स, नागाज। तो ऐसे ही करके इस मैप को आपको स्टडी करना है। आप बार बार इस मैप का रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मतलब कि जो खाना बदोश चरवाहे थे, वे अपने जानवरों के साथ बहुत दूर दूर तक घूमते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड वुल, घी एक्सेट्रा with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products। जो खानाबदोश चरवाहे थे, वे कृषकों के साथ ऊन और घी एक्सचेंज करते थे और बदले में कृषक लोगों से अनाज हो गया, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए और दूसरे उत्पाद लेते थे। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals। देखिए इनके पास ऊन होता था, घी होता था, या फिर जब ये कृषकों को से इन चीजों को एक्सचेंज करके उनसे अनाज लेते थे, कपड़े लेते थे या फिर कोई दूसरे वस्तुएं लेते थे, तो इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर वहां पे बेचते थे और ये जो सामान होता था ये अपने जानवरों पर ढोते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। दी बंजाराज वेयर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, मतलब कि बंजारा लोग ही एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे और वस्तुओं को खरीदते बेचते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। Their caravan was called Tanda. Sultan Alauddin Khalji used the Banjaras to transport grain to the city markets। बंजारों के काफिले को टांडा कहा जाता था। एक टांडा में 600 से 700 लोग होते थे और वे एक दिन में 6 से 7 मील तक चलते थे। फिर वे रुक जाते थे ताकि उनके साथ चलने वाले जो जानवर थे वे आराम कर सके।
ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बंजारों के काफिले को क्या कहते थे, तो आपका आंसर होगा टांडा। फिर जो अलाउद्दीन खिलजी थे, वे बंजारों का इस्तेमाल करते थे अनाजों को नगर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए। उनका कारवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। Emperor Jahangir wrote in his memoir that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns। देखिए, जहांगीर ने अपने संस्मरणों में मेमोयर में ये लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अनाजों को अपने बुलॉक्स पे बैलों पर लेके आते थे और नगरों में बेचते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। जब मुगल सेना कोई मिलिट्री कैंपेन करती थी, मतलब कि सैन्य अभियान करती थी, तो ये बंजारे ही होते थे जो उनके लिए अनाज को ढोते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। विद ए लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people। बहुत सारे पेस्टोरल ट्राइब्स जानवरों को पालते थे जैसे कि मवेशी और घोड़े, और ये समृद्ध संपन्न लोगों को जानवर बेचते भी थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। डिफरेंट कास्ट्स ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। देखिए, जो पेडलर्स होते थे उनकी भी विभिन्न जातियां एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोर्स सैक्स। ये रस्सी, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग मतलब कि फूस की चटाई और बोरे बनाते भी थे और बेचते भी थे। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स। मेंडिकेंट्स का मतलब होता है भिक्षुक लोग। तो कभी कभी भिक्षुक लोग वॉन्डरिंग मर्चेंट्स जैसा काम करते थे क्योंकि ये लोग भी एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। There were castes of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood। देखिए, इंटरटेनर्स मतलब कि जो नर्तक होते थे, गायक होते थे, वो लोग भी नगरों और गांवों में घूम घूम कर परफॉर्म करते थे अपनी आजीविका कमाने के लिए। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप्स। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। नोमैड्स आर वॉन्डरिंग पीपल। खाना बदोश घुमंतू लोग होते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया है। मेनी ऑफ देम आर पैस्टोरलिस्ट्स हु रोम फ्रॉम वन पैस्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। देखिए, जो खाना बदोश लोग होते हैं वो पैस्टोरलिस्ट होते हैं, मतलब कि पशुचारी होते हैं, पशु पालते हैं, और वे एक चारागाह से दूसरे चारागाह अपने जानवरों के साथ घूमते रहते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रिवर और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। सिमिलरली itinerant groups such as craftsperson, peddlers and entertainers travel from place to place practicing their different occupations। देखिए, जो itinerant ग्रुप्स होते थे मतलब कि जो भ्रमणशील समूह होते थे उनमें क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, शिल्पकार होते थे, फेरी वाले होते थे, एंटरटेनर्स होते थे मतलब कि नर्तक और गायक होते थे। वे एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते थे और अपना काम धंधा करते थे। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। बोथ नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप्स ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विथ न्यू स्किल्स वेयर रिक्वायर्ड। देखिए, जब इकोनॉमी
ग्रो करती है तो लोगों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, और जब लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, और जब धीरे-धीरे लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं तो पूरे सोसाइटी की भी ज़रूरतें बढ़ने लगती है, और उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले लोगों की फिर संख्या बढ़ती है। इसी वजह से नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, ताकि जो सोसाइटी की जो ज़रूरत है उनको पूरा किया जा सके। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज्ड विद इन वर्नास। देखिए, जरूरत के हिसाब से एक बड़े वर्ण के अंदर छोटी छोटी जातियां बना दी गई, और उन जातियों को स्पेशलाइज बना दिया गया, मतलब कि अब वे वही काम करेंगे, जैसे कि कुम्हार हो गए, कारपेंटर हो गए इत्यादि। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट्स अपीयर्ड अमोंग द ब्राह्मणास। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातीस। देखिए, बहुत सारे ट्राइब्स को, मतलब कि जनजातियों को, और सोशल ग्रुप्स को, मतलब कि सामाजिक समूहों को कास्ट बेस्ड सोसाइटी में शामिल कर लिया गया, मतलब कि जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उनको जातियों का दर्जा दे दिया गया। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। Specialized artisans, smiths, carpenters, and masons were also recognized as separate जातिस by the ब्राह्मणास। जो स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स थे, मतलब कि विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पकार थे, जैसे कि सुनार लोहार हो गए, कारपेंटर हो गए, बढ़ई हो गए, या फिर राजमिस्त्री हो गए, उनको भी जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई ब्राह्मणों द्वारा। इसको हमने पिछले स्लाइड में ही समझा था। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। जातिस rather than वर्ण became the basis for organizing society। देखिए, वर्ण के बजाय अब जाति समाज के संगठन का आधार बना था। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। Among the Kshatriyas, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries। देखिए, 11वीं और 12वीं शताब्दी आते आते क्षत्रियों में राजपूत क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल होने लग गया था। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। दे बिलोंग टू डिफरेंट lineages सच एज हुणास, चंडेलास, चालुक्यास एंड अदर्स। ये अलग अलग वंश परंपराओं को बिलोंग करते थे, जैसे कि हुण हो गए, चंडेलास हो गए और चालुक्यास हो गए। वे हुण, चंडेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। सम ऑफ these टू had been tribes earlier। Many of these clans came to be regarded as राजपूत। बहुत सारे क्लैंस पहले ट्राइब्स थे, बाद में इन्हें राजपूत मान लिया गया। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज। जो एग्रीकल्चरल एरियाज थे, मतलब कि कृषि वाले क्षेत्र थे, वहां पे जो ओल्डर रूलर्स थे, मतलब कि पुराने शासक थे, उनको रिप्लेस करके इन्होंने अपनी जगह बना ली। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। Here, a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states। देखिए, एक विकसित समाज का उदय हो रहा था, और जो शासक थे वे अपने वेल्थ का, मतलब कि संपदा का इस्तेमाल करके शक्तिशाली राज्यों का निर्माण कर रहे थे। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। The rise of the Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow। देखिए, राजपूत क्लैंस शासक वर्ग तक पहुंचे थे, तो इस चीज ने ट्राइबल पीपल को, जनजातीय लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे इनका अनुसरण करें। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became a part of the caste system। देखिए, बहुत सारे जनजाति कास्ट सिस्टम, मतलब कि जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई ब्राह्मणों के समर्थन से। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। लेकिन यह था कि जो प्रमुख जनजातीय परिवार होगा वही शासक वर्ग में शामिल हो पाते थे।
लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। अ लार्ज मेजोरिटी जॉइंड द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। देखिए, जो प्रमुख जनजातीय परिवार होते थे वो तो शासक वर्ग में शामिल हो जाते थे, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी होती थी, मतलब कि जो लार्ज मेजोरिटी होती थी, वो समाज में छोटी जातियों में ही जगह बना पाते थे। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and Northwest Frontier had adopted Islam quite early. लेकिन अगर हम लोग पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के इलाकों के जनजातियों को देखते हैं, ट्राइब्स को देखते हैं, तो उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट दी कास्ट सिस्टम। जो ये पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के क्षेत्र में रहने वाले जो ट्राइब्स थे, वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते रहे थे। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. देखिए, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर है, उसमें गैर बराबरी है, इनइक्वलिटी है। समाज वर्णों में विभाजित है, जातियों में विभाजित है। तो इस क्षेत्र के जो जनजातीय लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया था। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमॉन्ग्स ट्राइबल पीपल। देखिए, जैसे जैसे राज्यों का उदय हुआ, वैसे वैसे जो ट्राइबल पीपल मतलब कि जनजातीय लोगों का जो समाज था, उसमें भी परिवर्तन आते चले गए। और ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, संबंधित है, क्योंकि जनजातीय लोगों का जो समाज पहले था वो समानता वाला समाज था, समतामूलक वाला समाज था। फिर जैसे जैसे राज्यों का उदय हुआ, तो कुछ लोग अमीर होते चले गए और कुछ लोग गरीब ही रह गए। इस वजह से असमान सामाजिक वर्गों में अब ये समाज विभाजित हो गया था। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेलिब्रेशंस ऑन जाति, जाति पर विचार विमर्श। A 12th century inscription from Uyyakondan Udiyar in Tiruchirappalli Taluka in present-day Tamil Nadu describes the deliberations in a sabha of Brahmanas। देखिए, उय्याकोंडन उदियार जो कि तिरुचिरापल्ली तालुका में है, वहां से हमें 12वीं सदी का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें कि ब्राह्मणों के सभा के विचार विमर्श का हमें वर्णन मिलता है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुका में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। देखिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि हमें कहाँ से ये अभिलेख प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होगा उय्याकोंडन उदयार। दे डिलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ ए ग्रुप नोन एज रथाकार्स, लिटरली चैरियट मेकर्स। वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। और रथकारों का मतलब होता है रथ बनाने वाले लोग। They laid down their occupations, which were to include architecture, building coaches and chariots, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building mandapas, making jewels for king। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने सात सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे उय्याकोंडन उदयार से प्राप्त जो अभिलेख था, उसमें ब्राह्मणों की सभा ने क्या विचार विमर्श किया था उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोंड्स के बारे में। अ क्लोजर लुक, द गोंड्स, नजदीक से एक नजर। द गोंड्स लिव्ड इन ए वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। गोंड लोग गोंडवाना नाम के वन क्षेत्र में मतलब कि फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। इसको मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका गोंडवाना और यहीं पे आपके गोंड्स रहते थे। ये देखिए, ये रहा आपका गोंडवाना, ये रहे आपके गोंड्स। दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन।
देखिए, गोंड लोग जिस फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे, जिस जंगल में रहते थे, वहां के पेड़ और झाड़ियों को ये पहले काट देते थे, और जो डंठल वगैरह बचते थे, उसको ये लोग जला देते थे। फिर उसी राख में ये फसल बोते थे और कृषि करते थे। फिर बहुत सालों बाद जब वो जमीन अपनी उर्वरता मतलब कि फर्टिलिटी खो देता था, तो फिर ये उस जंगल से दूसरे जंगल जाते थे और फिर सेम प्रोसेस करते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। अब हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पढ़ लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरीय कृषि। ट्रीज एंड बुशेस इन ए फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न्ड। देखिए, किसी जंगल में पेड़ों को और झाड़ियों को पहले काटा जाता है, फिर जो डंठल वगैरह बच जाते हैं उनको जला दिया जाता है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। द क्रॉप इज सोन इन दी एशेस, फिर जो राख होती है उसी में फसल बो दी जाती है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. देखिए, वहां पे फिर जब कृषि होने लगती है, फिर बहुत सालों बाद जब वो जमीन अपनी उर्वरता मतलब कि फर्टिलिटी खो देती है, तो जमीन के एक दूसरे टुकड़े को साफ किया जाता है और वहां पे सेम प्रोसेस में ही फसल बोई जाती है। जब ये जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। देखिए, ये रहा आपका गोंडवाना वाला क्षेत्र, और यहाँ पे कुछ क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि बैरोगढ़, चौरागढ़, मांडला, कुलंगा, गोरहा, बांदोलगढ़ इत्यादि। अब आगे चलते हैं। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय। देखिए, प्रत्येक क्लैन का अपना एक राजा होता था और उसी को राय भी कहते थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। About the time that the power of the Delhi Sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. देखिए, जिस वक्त दिल्ली सुल्तान की पावर डिक्लाइन हो रही थी मतलब ताकत कम हो रही थी, उस वक्त कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे, उनको डोमिनेट करने लगे थे। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentions the Gond kingdom of Garha Katanga that had 70,000 villages। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 4 में अकबरनामा के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो जब अकबरनामा में अकबर के रेन मतलब कि अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा जा रहा था, तो उसमें गोंड राज्य के गढ़ा कटंगा नामक क्षेत्र के बारे में भी उल्लेखित किया गया है, जहां पे कि 70,000 गांव थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इन राज्यों की, वो सेंट्रलाइज्ड होने लग गई थी, मतलब कि केंद्रीकृत हो रही थी। इसका मतलब ये है कि जितना भी पावर था वो राजा के पास था। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़s। देखिए, मान लीजिए ये किंगडम है और इन किंगडमों को डिफरेंट डिफरेंट गढ़ में डिवाइड कर दिया गया था। मान लीजिए ये गढ़ 1 है, ये गढ़ 2 है, ये गढ़ 3 है, ऐसे करके राज्य गढ़ों में विभाजित थे। ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाई ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन। देखिए, हर गढ़ को एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन कंट्रोल करता था। मान लीजिए ये गढ़ 1 है, तो यहाँ पे गोंड क्लैन 1 इस गढ़ 1 को कंट्रोल कर रहा होगा। फिर गढ़ 2 को गोंड क्लैन 2 कंट्रोल कर रहा होगा और गढ़ 3 को गोंड क्लैन 3 कंट्रोल कर रहा होगा। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। फिर इन गढ़ों को 84 विलेजेस के यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसको कि 84 कहते थे। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। ये रहा आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 84 किसे कहा जाता था। द 84 was subdivided into बारहोत्स which were made up of 12 villages each। फिर इन 84 को भी बारहोत में सब डिवाइड किया जाता था, जिसमें कि 12 गांव होते थे।
चौरासी का उपविभाजन 12 होतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। देखिए, जैसे जैसे बड़े राज्यों का उदय हुआ वैसे वैसे ही गोंड समाज का जो नेचर था, जो चरित्र था, वो बदलता चला गया। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes। देखिए, उनका जो समाज था वो पहले समता मूलक वाला समाज था, इक्वल सोसाइटी था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित होता चला गया, क्योंकि कुछ लोग अमीर होते चले गए और कुछ लोग गरीब ही रह गए। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। Brahmins received land grants from the Gond Rajas and became more influential। ब्राह्मण लोगों को गोंड राजा के द्वारा लैंड ग्रांट्स मतलब कि भूमि अनुदान प्राप्त होते थे और इस वजह से ब्राह्मण लोग और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। द गोंड चीफ्स नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। देखिए, गोंड चीफ जो होते थे, जो गोंड सरदार होते थे, अब उनको राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इच्छा हुई। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। सो अमनदास, द गोंड राजा ऑफ गढ़ा कटंगा, एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। देखिए, गढ़ा कटंगा के जो गोंड राजा थे अमनदास, उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। इसीलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, द डॉटर ऑफ सलवाहन, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत however died early। Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son वीर नारायण। देखिए, दलपत की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, कम उम्र में हो गई थी। फिर उसके बाद रानी दुर्गावती ने उनके अपने पुत्र के बिहाफ पर, जिनकी उम्र केवल 5 वर्ष थी और उनका नाम था वीर नारायण, उनके बिहाफ पर शासन किया और वो बहुत ही योग्य शासिका थी। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। अंडर हर द किंगडम बिकेम मोर एक्सटेंसिव। उनके शासनकाल में राज्य का और भी अधिक विस्तार हुआ था। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक्ड गढ़ा कटंगा। देखिए, 1565 में मुगल सेना ने गढ़ा कटंगा पर अटैक किया और उसका नेतृत्व असफ खान कर रहा था। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाई रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रिफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर। देखिए, उनकी हार हुई लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय मरना पसंद किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा वॉज ए रिच स्टेट। गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य था। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। हाथियों को पकड़कर और उन्हें दूसरे राज्यों में निर्यात करके गढ़कटंगा ने अच्छा खासा धन कमाया था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants। देखिए, जब मुगलों ने गोंड लोगों को पराजित किया और गढ़कटंगा के क्षेत्र को लूटा, तो वहां से बहुत सारे प्रीशियस कॉइन्स और हाथिया मुगल लोगों को प्राप्त हुए। जब मुगलों ने गोंड को हराया, तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। They annexed part of the kingdom and granted the rest to Chandra Shah, an uncle of वीर नारायण। उन्होंने कुछ पार्ट को, राज्य के कुछ हिस्से को अपने में मिला लिया और जो बचा हुआ हिस्सा था उसको वीर नारायण के अंकल को, चंद्र शाह को दे दिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष
वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा, द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। देखिए, गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा था। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger बुंदेलास and मराठास। देखिए, गोंड लोग बाद में बहुत कमजोर हो गए थे और फिर जब बुंदेलों ने और मराठाओं ने हमला किया तो वे उनको रोकने में असमर्थ थे। लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। दी अहोम्स। The Ahoms migrated to Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century। देखिए, 13th सेंचुरी में आज का जो म्यांमार है वहां से अहोम लोग माइग्रेट किए थे और ब्रह्मपुत्र वैली के पास आके बस गए थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। They created a new state by suppressing the older political system of भूयान्स लैंडलॉर्ड्स। देखिए, वे लोग वहां पे आके बसे और वहां पे पहले भूयान लोगों का नियंत्रण था, तो उन लोगों ने अहोम लोगों ने भूयान्स को दबा दिया और अपना एक नया राज्य स्थापित किया। उन्होंने भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। जो भूया लोग थे वो लैंडलॉर्ड थे, भूस्वामी थे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अहोम लोगों ने किनको दबाया था, तो आपका आंसर होगा भूया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भूया लोग क्या थे, तो वो लैंडलॉर्ड थे, भूस्वामी थे। ड्यूरिंग द 16th century, they annexed the kingdoms of Chutias and of Koch Hajo and subjugated many other tribes। देखिए, 16वीं सदी में अहोम्स ने कोच हाजो और चुटियाज के राज्यों को अपने में मिला लिया। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। देखिए, ये रहे आपके कोच हाजो, ये रहे आपके अहोम, ये रहे आपके चुटिया, यहाँ पे आपके नागा जनजाति। तो इस मैप को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। The Ahoms built a large state, and for this they used firearms as early as the 1530s। अहोम लोगों ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया था और इस राज्य को बनाने के लिए उन्होंने फायर आर्म्स का मतलब कि आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था 1530 में ही। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons। 1660 आते आते वे बहुत ही हाई क्वालिटी के गन पाउडर और कैनन्स बनाने में सक्षम हो गए थे। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। देखिए, अहोम यहाँ पे है और अगर ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है, तो इस साइड से अहोम लोगों पर आक्रमण होते थे। मतलब कि मुगल साम्राज्य से इनके ऊपर आक्रमण होता रहता था। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक्ड द अहोम किंगडम। 1662 में मीर जुमला ने अहोम राज्य पर अटैक किया था, जो कि मुगल के थे। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वेयर डिफीटेड। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। देखिए, जो डायरेक्ट मुगल कंट्रोल था इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इन्होंने वापस विद्रोह किया और खुद को स्वतंत्र कर लिया। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रह सका। दी अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। देखिए, अहोम राज्य फोर्स्ड लेबर पर निर्भर रहता था, मतलब कि बेगार पर निर्भर रहता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल्ड पाइक्स। जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था राज्य के लिए, उन लोगों को पाइक कहा जाता था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है कि पाइक कौन थे।
अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। देखिए, जब जनगणना हो गई उसके बाद हर गांव को अपनी बारी आने पर पाइक्स भेजने होते थे, मतलब जबरन काम करने वाले लोग भेजने होते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज। मान लीजिए इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग बसे हुए हैं और इस क्षेत्र में बहुत ही कम लोग बसे हुए हैं, तो जनगणना के बाद जब इन चीजों का पता चला तो हेवीली पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरिया में लोगों को ट्रांसफर किया गया। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया, ताकि दोनों क्षेत्र में बराबर बराबर लोग हो जाएं और फिर जब राज्य को जरूरत हो तो ये पाइक्स भेज सके। अहोम क्लैंस वेयर दस ब्रोकन अप। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। बाई द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज। देखिए, 17th सेंचुरी के पूर्वार्ध में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत था, क्योंकि जो शासक वर्ग था उसी के पास सारी ताकत थी। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। युद्ध के समय जितने भी वयस्क पुरुष थे वे आर्मी में सर्व करते थे, मतलब कि सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। एट अदर टाइम्स दे वेयर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। दूसरे समय में वे डैम्स का निर्माण करते थे, इरिगेशन सिस्टम पे काम करते थे और पब्लिक वर्क्स में भी काम करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation। अहोम लोगों ने राइस कल्टीवेशन मतलब कि चावल की खेती में भी नए नए मेथड्स का इजाद किया था। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स। देखिए, अहोम सोसाइटी मतलब कि अहोम समाज जो था वो क्लैंस में डिवाइडेड था, जिसको कि खेल भी कहा जाता था। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि खेल क्या होता था। तो अहोम सोसाइटी जो क्लैन में डिवाइड होती थी उसको खेल कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। देयर वेर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिजन्स, सो आर्टिजन्स इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। देखिए, अहोम समाज में बहुत ही कम आर्टिजन्स थे, दस्तकार बहुत ही कम थे, इसी वजह से जो आसपास के जो राज्य होते थे वहां से आर्टिजन्स लोगों को लाया जाता था। वहां दस्तकारी की बहुत कम जातियां थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। जो खेल मतलब कि जो क्लैन होता था वो बहुत सारे गांवों पर अपना नियंत्रण बना के रखते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। देखिए, गांव की समुदाय के द्वारा किसान लोगों को भूमि प्राप्त होती थी। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी ताकि वो उसमें खेती कर सके। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। देखिए, इन जमीनों को राजा भी वापस नहीं ले सकता था जब तक कि उस ग्राम समुदाय की हामी ना हो। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अहोम लोग अपने ट्राइबल गॉड्स की मतलब कि जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, हाउएवर, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास इंक्रीज्ड। देखिए, 17th सेंचुरी के पूर्वार्ध में ब्राह्मण लोगों का जो प्रभाव था इस क्षेत्र में भी बढ़ने लगा। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वेयर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। राजाओं के द्वारा ब्राह्मण लोगों को और मंदिरों को भूमि अनुदान दिए जाने लगे थे। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। इन द रेन ऑफ शिव सिंह, हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजियन। देखिए, शिव सिंह के शासनकाल में हिंदू धर्म एक प्रीडोमिनेंट रिलीजियन मतलब कि प्रधान धर्म वहां का बन गया था। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। बट द अहोम किंग्स
डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। देखिए, हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लेने के बाद भी जो अहोम राजा थे वो अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स मतलब कि पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरीके से नहीं छोड़े थे। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफेस्टिकेटेड। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वेयर गिवन लैंड ग्रांट्स। देखिए, कवियों को भी और जो विद्वान होते थे, जो स्कॉलर्स होते थे, उन्हें भी भूमि अनुदान दिया जाता था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। थिएटर वॉज एनकरेज्ड। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वेयर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेजेस। देखिए, संस्कृत में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां थी उनका ट्रांसलेशन वहां के लोकल लैंग्वेज में किया गया था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज वेयर ऑल्सो रिटेन फर्स्ट इन दी अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज। देखिए, बुरंजीज नामक जो हिस्टोरिकल वर्क्स होते थे मतलब ऐतिहासिक कृतियां होती थी वो पहले अहोम भाषा में लिखी गई, फिर उसके बाद असमीज भाषा में भी लिखी गई। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बुरंजीज क्या होते थे, तो बुरंजीज आपके हिस्टोरिकल वर्क्स होते थे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कंक्लूजन, निष्कर्ष। कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। देखिए, 8th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक में उपमहाद्वीप में सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। जो वर्ण आधारित समाज है और जो जनजातीय समाज है वो दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में आते रहे हैं, चाहे कन्फ्लिक्ट में हो या फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी के कारण हो। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। दिस इंटरैक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज। ये जो दोनों समाज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहे हैं इस वजह से दोनों में ही कुछ परिवर्तन आए हैं और दोनों ने ही एक दूसरे का कुछ अडेप्ट किया है। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। देयर वेर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविका अपनाई। जैसे कि कोई पशु पालने लगा, कोई हंटर गैदरर मतलब कि शिकारी और खाद्य संग्राहक बन गया, कोई कृषि करने लगा, इस तरीके से। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। देखिए, बहुत से ट्राइब्स ऐसे थे जो कि जाति आधारित समाज में शामिल हो गए थे। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। बहुत से ट्राइब्स ऐसे भी थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम मतलब कि जाति व्यवस्था और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को रिजेक्ट कर दिया था, नकार दिया था। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। सम ट्राइब्स एस्टैब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्यों की स्थापना की और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से कायम की। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। दे thus became politically powerful. This brought them into conflict with larger and more complex kingdoms and empires. देखिए, जब ट्राइब्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया तो वे राजनीतिक रूप से बहुत पावरफुल हो गए, ताकतवर हो गए। और जब वे ताकतवर हुए तो उनका टकराव दूसरे राज्यों और साम्राज्यों के साथ होना निश्चित था। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।